हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम केमिस्ट्री। तो हम कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसकी जो सीरीज़ है, तो उसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने पहले डाल दिया है, तो आप जिसने भी फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा हुआ है तो फर्स्ट पार्ट को देखिए और उसके बाद आप सेकेंड पार्ट को भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के कुछ क्वेश्चंस। और इसमें 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो आपका एसीएफ का जो एग्ज़ाम है आरपीएससी का और दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट का जो पेपर होता है वहाँ से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जिनको भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होते हैं तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का नेम आपको बताना है, तो इसमें आपको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक नंबर है, जो भी एटम्स आपके इससे कनेक्टेड हैं कायरल कार्बन एटम से, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ब्रोमीन को 1 नाम दिया मैंने। नीचे वाली जो चेन बचती है थर्ड कार्बन एटम पे वो आपकी सेकंड, थर्ड COH और फोर्थ आपका हाइड्रोजन ग्रुप है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी बनती है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और प्लस में आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी का जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, इसलिए जो इसका नोमेनक्लेचर होगा वो आपका S ना हो के क्या हो जाता है, R हो जाता है। ठीक है, तो 2R हो गया आपका। और उसके बाद है थर्ड नंबर कार्बन, जो कायरल कार्बन एटम है उसमें हम फर्स्ट ब्रोमीन को देंगे, सेकंड वही ऊपर वाली चेन, थर्ड आपका COH ग्रुप और फोर्थ आपका लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन द वर्टिकल पोजीशन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप देखेंगे, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और फोर्थ ग्रुप आपका लोअर प्रायोरिटी पे ही है, तो इसका मतलब ये S हो गया। तो 2R और 3S इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो ये वाला जो कंपाउंड दिया है इसमें आपको 4 आंसर दिए हुए हैं, तो आपको देखना है यहाँ पे COH ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप, कीटोन ग्रुप भी आपका दिया हुआ है। तो इसमें से प्रिंसिपल आपको देखना है, प्रिंसिपल कौन सा है, और सेकेंडरी जो आपका है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो COH ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं फर्स्ट, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये, तो स्टार्टिंग हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। 8 कार्बन एटम की चेन हो जाती है। 5 नंबर पे आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। 4 नंबर पे आपका कीटोन ग्रुप यहाँ से प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप फर्स्ट आपने कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है वहीं से दी, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इथाइल 4 कीटो ऑक्टेनोइक एसिड, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 8, इसलिए यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकायरल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। देखो अकायरल कंपाउंड वो होता है जिसमें कोई भी कार्बन एटम है वो कायरल ना हो, और कायरल कार्बन एटम वो होता है जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 1 क्लोरोपेंटेन, और सारे के सारे जो चेन है 2 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो सब में 5 नंबर कार्बन एटम्स हैं। तो 5 सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। तो 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन की चेन बनानी है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में है 1 क्लोरो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आपको क्लोरीन दिखाना होता है। तो फर्स्ट पे क्लोरीन हो गया, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी आपको कंप्लीट करने के लिए सभी पे हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है कि आपको देखना है कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, इसका मतलब वो कायरल नहीं है, और नीचे वालों पे तो 2 हाइड्रोजन है, फिर नेक्स्ट पे और फिफ्थ पे आपका 3 हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 क्लोरो वाला जो पेंटेन ये वाला कंपाउंड है ये अकायरल है, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन एटम है वो कायरल नहीं है। दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज अकायरल कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हो, बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट आंसर ही आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, 2 क्लोरोपेंटेन की अगर मैं बात करूं तो 2 क्लोरो में सेकंड पोजीशन पे आप क्लोरीन लगा देंगे। उसके बाद है RH नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन नंबर 2 और 3 रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। कार्बन नंबर 2 और 3 यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन नंबर 2 की बात करूँ तो प्रायोरिटी हम सबसे पहले किसको देंगे, ब्रोमीन को देंगे, क्योंकि ब्रोमीन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका हाई है। उसके बाद हम किसको देंगे, जो कार्बन नंबर 3 वाली जो चेन है नीचे, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप नीचे की साइड बचता है इसको 2 देंगे।
3 नंबर COH को देंगे, 4th जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है हाइड्रोजन उसको देंगे। उसके बाद हम डायरेक्शन देखेंगे, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन and 4th group is on the horizontal line, so that's why its configuration is R which converts into S। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में। इसका मतलब 2 क्या हो गया, S। सेकंड पोजीशन क्या होगी, 2S कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से नीचे वाले का करेंगे तो फर्स्ट आपका क्लोरीन, सेकंड आपका ऊपर वाली चेन, थर्ड आपका CH3 और फोर्थ आपका जो है वो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना होके अब की बार कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये S से किस में कन्वर्ट हो जाता है, R में। तो 2 पोजीशन पे S हो गया, 3 पे R हो गया, 2S 3R इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो वही कंपाउंड शो करेगा जिसमें आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ठीक है, मतलब आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी आपको देखना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स हैं उनके पास कॉमन कुछ एटम्स अटैच हों, ताकि आप उनको देख सकें कि वो आपके एंटी पोजीशन पे हैं या फिर आपके सेम पोजीशन में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड के एक साइड में हैं या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी के सभी में आपको कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे फर्स्ट जो आंसर इसका, सेकेंड आंसर और थर्ड आंसर, तो इसमें सभी में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ आंसर आप देखेंगे यहाँ पे, तो फोर्थ जो आंसर है यहाँ पे उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें दोनों ही कार्बन एटम हैं, उन दोनों ही कार्बन एटम पे क्या हुआ है, सेम ग्रुप्स अटैच है। कार्बन नंबर 1 की बात करूँ जो कि आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसी की बात मैं अगर कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि दोनों में ही हाइड्रोजन और आपका इथाइल ग्रुप अटैच है। और सिस और ट्रांस आपके क्या बन जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस आपका आइसोमर बनता है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे सिग्निफाई कर देना है कि ये वाला C डबल बॉन्ड CH है यहाँ पे। तो ये वाला जो मैंने देखा फोर्थ जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसका रीज़न क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन एटम पे भी है, दूसरा डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे भी हाइड्रोजन अटैच है। दोनों पे ही आपका इथाइल ग्रुप अटैच है, चाहे वो कार्बन नंबर 1 हो और चाहे कार्बन नंबर 2 हो। मैं जो बात कर रही हूँ कार्बन नंबर 1 और 2 वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम की बात है। पूरे कंप्लीट चेन के अंदर कार्बन नंबर 1 इज़ विच इज़ कनेक्टेड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कार्बन एटम पे भी हाइड्रोजन इथाइल, सेकंड कार्बन में भी। अब आप देखो कि जो इथाइल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के एक ही साइड अटैच है, तो ये सिस हो गया। इसी तरीके से आप इसका ट्रांस भी बनाएंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन को ऊपर रखेंगे और उसी तरीके से जो आपका दूसरा इथाइल ग्रुप है वो आपका ऊपर चला जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी इसी तरीके से होगा, एक इथाइल आपका आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है। तो दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में जब कोई भी एटम आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो सिर्फ ये एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है, एक ही कंपाउंड ऐसा है जो कि फोर्थ है, जो जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कॉमन आपके पास एटम्स और ग्रुप अटैच होने चाहिए, दोनों ही कार्बन एटम्स के पास, तभी आप वहाँ से देख पाएंगे वेदर इट इज़ सिस और ट्रांस। उसके बाद है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो आपको एन ब्यूटेन की कन्फर्मेशन बतानी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने वहाँ से लिए हैं, जो कि हमारा जो भी टारगेट चल रहा है वीकली टारगेट, वहीं से एक्सट्रैक्ट मैंने किए हुए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि जो कि आपने अभी तक नहीं किया हो, जो उसकी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी हो। तो एन ब्यूटेन की बात करें तो एन ब्यूटेन का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, CH3 CH2 CH2 CH3। और उसको जब इस तरीके से नोटेशन में अगर आप लिखते हैं तो आपको पता है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 को हम ऐसे सर्कल और डॉट से दिखाते हैं। तो कार्बन नंबर जो 2 होता है उसके पास भी CH3 ग्रुप होता है और 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कार्बन नंबर 3 होता है उसके पास भी 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक CH3 ग्रुप अटैच होता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा कि जो CH3 ग्रुप और सेकंड कार्बन एटम का और थर्ड नंबर कार्बन एटम का CH3 ग्रुप जो होता है वो आपके एंटी पोजीशन पे होते हैं। एंटी का मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं और इस पोजीशन को हम बोलते हैं फुल्ली स्टैगर्ड।
ठीक है। इक्लिप्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, फुली स्टैगर्ड, मतलब पूरे की पूरी ये जो है ना एक दूसरे से जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। आप देखेंगे CH3 ग्रुप और CH3 ये एक बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप वो होता है जो थोड़ा बड़ा होता है साइज में, उसको हम बल्की ग्रुप बोल देते हैं। तो इसमें एंगल जो होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, और वो होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डाईहेड्रल एंगल होने की वजह से इस मॉलिक्यूल में जो रिपल्सन है वो मिनिमम होगा। और जब भी आपके पास मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन कम होता है तो उनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है तो वो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मोस्ट स्टेबल हो जाता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल की वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उतना ही अनस्टेबल हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं लेस स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा है एन-ब्यूटेन को लिखने का लिए, सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद के उसका ये इस तरीके से फॉर्मेशन बनाएंगे, कन्फर्मेशन वाला स्ट्रक्चर, जिसमें आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ऐसे ना बना के आप एक तो सीधा वाई बना सकते हैं और नीचे एक उल्टा वाई बना के आप इन एटम्स की पोजीशन को दिखा सकते हो। ठीक है, जो कि स्पेशियल अरेंजमेंट है एन-ब्यूटेन की। तो डाईहेड्रल एंगल दिखाएंगे, और डाईहेड्रल एंगल जितना कम होगा उतनी एनर्जी कम होगी और मॉलिक्यूल उतना ही आपका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये थी एन-ब्यूटेन की कन्फर्मेशन, जिसमें आपको बताना था सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। उसके बाद है द कंपाउंड अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैविंग एस कॉन्फिग्रेशन इज। एस कॉन्फिग्रेशन RS के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है। प्रायोरिटी ब्रोमीन की, उसके बाद सेकेंड चेन OH की, थर्ड CH3 की, फोर्थ हाइड्रोजन की। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया R। उसके बाद हम फोर्थ में देखेंगे कि 1 2 3 इस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर लगाएंगे, और ये आपका कौन सा पोजीशन, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और फोर्थ ग्रुप आपका वर्टिकल पोजीशन पे है, तो जैसे होना चाहिए वैसे ही है, तो ये R हो गया। उसके बाद थर्ड को एक बार चेक करते हैं, फर्स्ट ब्रोमीन, सेकंड OH, थर्ड आपका CH3, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ ग्रुप इज अगेन ऑन द वर्टिकल पोजीशन, तो आपका ये कौन सा हो गया, S। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो आपको देखना है कि इसका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। इसलिए आपको सभी को चेक नहीं करना, रैंडमली कोई चेक कर सकते हो, आंसर मैच होता है तो आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द एल्कीन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14। देखो ये एक एल्कीन है तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको पता है इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ये आप बना के देख लेना। उसके बाद है नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स पॉसिबल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C3H9M। तो आपको क्या बताना है कि ये जो है C3H9 का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स बनाने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है थर्ड, जो कि 2 1 1। मतलब इस वाले फॉर्मूला से आपके प्राइमरी एमीन्स जो बनेंगी वो 2 बनेंगी, सेकेंडरी एमीन 1 बनेगा, और टर्सरी एमीन भी 1 ही बनेगा। तो उससे के लिए हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3 कार्बन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कंप्लीट करनी होती है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट है प्राइमरी एमीन्स में क्या होता है कि NH2 ग्रुप होता है, NH2 के साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो उसको हम 1 डिग्री एमीन बोल देते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो कार्बन की वैलेंसी को हम 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, और इसमें लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो कार्बन एटम 3 थे, जो 3 कार्बन की चेन थी। अभी हम क्या कर सकते हैं, 2 कार्बन एटम की चेन भी बना सकते हैं। तो 2 कार्बन लगाए, एक NH2 ग्रुप लगाया। NH2 क्यों लगाया, क्योंकि 1 डिग्री एमीन है तो NH2 ही होगा, एक ही एल्काइल ग्रुप हम लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग कर देंगे कार्बन नंबर 2 पे, तो CH3 CH3 NH2, ये हो गया आपका 1 डिग्री। तो आप देखेंगे कि 2 तो यहाँ पे प्राइमरी बन गए, और ये बनता कैसे, बात करते हैं कि जब भी आपका प्राइमरी एमीन बनता कैसे है वो देखो। तो जब भी अमोनिया होता है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हम वहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो क्या होता है, NH2 बचता है और एक एल्काइल ग्रुप। तो NH2R को ही हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन। क्योंकि 1 डिग्री हमने इसे क्यों बोला, क्योंकि नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड ओनली 1 एल्काइल ग्रुप, दैट्स वाई इट इज़ कोल्ड 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन अगर 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। अगर 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं,
थर्ड डिग्री मतलब टर्सरी एमीन्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ से सिर्फ 2 ही प्राइमरी बना है और एक बनेगा आपका सेकेंडरी और एक ही बनेगा टर्सरी एमीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका बनेगा 211। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इजीली देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर्स होते हैं वो कई बार बहुत सिमिलर से होते हैं और आपको देखते ही पता चल जाता है कि हाँ रियल में आंसर कौन से होने वाला है। उसके बाद है द ई आइसोमर अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज। तो आपको ई देखना है। देखो ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी सिलेबस में दिया हुआ है और हमारे टारगेट में इंक्लूड होता है। दैट्स वाई आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि ई जो होता है, ई जो कॉन्फ़िगरेशन, तो ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एंटी। अगर कोई भी जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप जो होते हैं वो अगर डबल बॉन्ड के एंटी पोजीशन पे हैं तो उसको हम ई कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के एक ही साइड में प्रेजेंट है तो वो क्या बोलते हैं? जेड कॉन्फ़िगरेशन, और वो सेम साइड में होते हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो कार्बन नंबर फर्स्ट पे फ्लोरीन और क्लोरीन, तो हमने क्या किया है यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर दिया, क्लोरीन को 1 दिया है, फ्लोरीन को 1, इसी तरीके से ब्रोमीन को 1, हाइड्रोजन को 2। तो आप सब में इसी तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वही आपका क्या होगा? हायर प्रायोरिटी का होगा। तो आप देखेंगे कि अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है तो जेड आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए CH3 CH3 ट्वाइस ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या हो गया? ई हो गया। उसके बाद है द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन। पायरोलाइसिस का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना बाय गिविंग हीट। जब भी आप किसी कंपाउंड को हीट देते हो या फिर एनर्जी देते हो उसको, तो वो ब्रेक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस। तो एल्केन का पायरोलिसिस कैसे होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन से आप पायरोलिसिस करते हो एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन में जब भी आप हीट करते हो तो आप क्या होगा? आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन में क्या होते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, फ्यूज़ का मतलब जुड़ी हुई होती है 3 बेंजीन रिंग। तो आपको 3 बेंजीन रिंग बनानी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको देखना है कि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। अगर जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं उससे डबल आपके पास क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं पूछा आपने, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है। तो आप देखेंगे हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के पास है तो वो क्या होता है? हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास 7 आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं, तो आपके पास क्या हो गया? 14 आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 14 इलेक्ट्रॉन्स अगेन फुलफिल द हक्कल रूल। ठीक है, जो किसके अंडर आता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंथ्रासीन में नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 14। ओके, तो सिंपल से क्वेश्चन है ये, आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखेंगे कि क्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे तो -I इफेक्ट होता है क्लोरीन का। CH3 का +I इफेक्ट शो करता है। +I मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड के अंदर, उनमें क्या होता है? +I मतलब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है। और +R इफेक्ट वो दिखाता है OH बेंजीन रिंग पे। तो OH का मतलब इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस बेंजीन रिंग की साइड शिफ्ट होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रिंग पे, और नेगेटिव चार्ज पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोडेंसिटी हाई चाहिए और हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी +R इफेक्ट से शो होती है। उसके बाद है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन प्रोसीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। आपको पता है हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। उसके बाद है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सट्रेट मेनली गिव्स। आपको पता है जब SN1 मैकेनिज्म होता है, ऑप्टिकल एक्टिव आपके पास कंपाउंड है तो रेसिमिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो एक कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, और कार्बोकेटायन जब बनता है तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो वहाँ पे जो रिएक्शन होती है तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका बैक ऑफ द कंपाउंड और फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल दोनों ही साइड से अटैक कर सकता है। तो इन दोनों साइड के अटैक करने से क्या होता है? आपका रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है। रेसिमिक प्रोडक्ट ठीक है,
तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है, BF3 एक लुईस एसिड है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। NO2 पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे भी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखेंगे ये है आपकी 3 डिग्री एमीन, टर्सरी एमीन है, और इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट कैन ईजिली गिवन टू अनदर कंपाउंड। सो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड वन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको पता है एल्कोहलिक केओज से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास हेलो एल्केन्स है तो बीटा एलिमिनेशन होगा। और बीटा एलिमिनेशन देखो, बीटा एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है बीटा पोजीशन से एलिमिनेट होगा। अब ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है और तो वो कार्बन अल्फा हो गया, और उससे नेक्स्ट कार्बन एटम कौन से हो गए, बीटा हो गए। और बीटा आप देखेंगे कि 2 पोजीशन है, एक तो लेफ्ट में एक में राइट में, भी दोनों ही बीटा है। लेकिन आपको कौन सी एल्केन बनानी है, मोस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ब्रोमीन यहाँ से हटाना है, एक हाइड्रोजन, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा कंपाउंड में, और HBr वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में स्टेप 1 जो स्लोएस्ट होता है रिवर्सिबल, ये बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। नहीं, SN1 में सिर्फ एक ही सबस्टेट पे वर्क करता है, डिपेंड करता है इसका ऑर्डर। और 3 डिग्री एल्काइल अंडर SN1 रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। SN1 जनरली कैरिड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, चाहे वो एल्काइल हैलाइड हो या फिर आपका न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों पे डिपेंड वो नहीं करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन दी हुई है और कुछ आपके हेलो एल्केन्स भी, आपके हेलो एरेंस भी दी हुए हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे जो SN1 रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकैटायन। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री होता है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपको इन ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, कौन से वाले ऑप्शन में कौन सा कार्बोकैटायन। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो CH, एक बेंजीन रिंग CH, CH3 और Br। तो अगर यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होता है तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 डिग्री आपका कार्बोकैटायन बनेगा। सेकंड ऑप्शन में आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और थर्ड जो ऑप्शन है उसमें भी आपका क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ब्रोमीन निकलने के बाद आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका सेकंड पोजीशन पे, सेकंड आंसर में बनाया है। तो यहाँ से आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि जब ब्रोमीन यहाँ से लीव होगा, ये वाला कंपाउंड यहाँ से निकलेगा, तो कार्बन जो बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। वो किस में है, सेकंड ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी SN1 रिएक्शन कौन सी होगी, 2 ऑप्शन की होगी। तो सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय वैट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव एडजॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव डिफ्यूजन, और फोर्थ आंसर है रिलेटिव एडजॉर्प्शन। तो आपको पता है रिलेटिव एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल होता है, क्योंकि कौन सा जो कंपाउंड है या फिर आपके पास कोई भी एक इंक है मान के चलो, उसमें कितने कलर्स है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एडजॉर्प्शन कौन सा कलर है वो कितनी जल्दी एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन पे ही डिपेंड करता है आपकी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके कुछ यहाँ तक, इसमें 20 क्वेश्चंस आपके इंक्लूड होते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।